हेलो बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चल रहा था हमारा टॉपिक। उसमें हमने पार्ट ए दो पार्ट में हमने डिवाइड करा था, ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच। तो उसमें कार्डिनल अप्रोच हो गया था हमारा, यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं जिसे। तो यूटिलिटी अप्रोच में हमने वन कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा पार्ट बी होगा ऑर्डिनल अप्रोच। ये दोनों अप्रोच क्या होती हैं ये मैं बता चुका हूं पहले, फिर दोबारा बता दूंगा मैं अभी। कार्डिनल में क्या होता है, हम नंबर्स में मेजर करते हैं सेटिस्फेक्शन को, और जो ऑर्डिनल अप्रोच होगा इसमें रैंकिंग सिस्टम होगा। इसमें नंबर्स में मेजरमेंट नहीं होगा, इसमें रैंकिंग बेस्ड होगा, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3। जैसे मान लो बनाना और एप्पल में किसी को एप्पल ज्यादा पसंद है तो एप्पल को फर्स्ट रैंक मिलेगा, बनाना को सेकंड मिलेगा। इस तरीके से रैंकिंग सिस्टम होगा। इस रैंकिंग सिस्टम को ही ऑर्डिनल अप्रोच कहा जाता है। तो इसमें मतलब आपका कोई यूटिल वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा। जो हमने पिछले वाले में पढ़ा था उसमें यूटिल का एक कॉन्सेप्ट आया था, सेटिस्फेक्शन को मापने के लिए एक यूटिल का इस्तेमाल किया जाता था। 10 यूटिल, 12 यूटिल, 15 यूटिल ऐसे होता था। यहाँ पे ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग सिस्टम होगा। तो हम देख लेते हैं पहले टॉपिक्स के नाम और इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं नोट्स में से, फिर शुरू करते हैं आगे कंटिन्यू। इससे पहले का पार्ट ए था बच्चों, ये पीछे का जो आपका ये पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कार्डिनल अप्रोच। और अब हमें डिस्कस करना है ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में। ये आपका जो चैप्टर है आपका ऑर्डिनल अप्रोच है आपका ये, ठीक है। पार्ट बी आपका ऑर्डिनल अप्रोच। ये सारे कॉन्सेप्ट्स के नाम आपको यहाँ पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे हैं सारे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है आपका इंडिफरेंस शेड्यूल एंड इंडिफरेंस कर्व। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। फिर आपका इंडिफरेंस मैप। फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वीडियो बंद है, एक मिनट वीडियो ऑन कर दे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस। एमआरएस के बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बाद आपका बजट लाइन एंड बजट सेट। बजट लाइन एंड बजट सेट। इसके बाद आपका शिफ्ट इन बजट लाइन। फिर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। देखो पहले इंट्रोडक्शन यहां से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। देखो हिक्स एंड एलन प्रेजेंटेड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज एन ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट ऑफ मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस। जो मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस है उसका ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है ये हिक्स और एलन का, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस प्रेजेंट एन ऑर्डिनल व्यू पॉइंट इन विच द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल प्रेफरेंस। ऑर्डिनल प्रेफरेंस के हिसाब से होता है यहाँ पर। यहाँ पर किसके हिसाब से होता है, ऑर्डिनल प्रेफरेंस के हिसाब से। इंडिफरेंस कर्व एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो अलग अलग गुड्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से होगा। एंड द कंज्यूमर बिहेवियर इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। व्हेन इंडिफरेंस शेड्यूल रिप्रेजेंटेड इन अ ग्राफ पेपर वी गेट इंडिफरेंस कर्व। तो ये क्या बातें हैं इंट्रोडक्शन, आप छोड़ो इनको अभी, ठीक है। आप आओ सीधा कॉन्सेप्ट पे। मैं यहाँ से नोट्स वोट्स सब हटा दे रहा हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ क्या चीजें होती हैं ये, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप पहले से ही जानते आ रहे हैं, एक बार इसको हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ पे दो अलग अलग अप्रोच हैं, सीधी सीधी सी बात है। एक है कार्डिनल अप्रोच जहां पे यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मापने के लिए यूटिल यूज होता है। दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच जहां पर कोई मेजरमेंट का तरीका यूज नहीं होता, वहां पे आपका ऑर्डिनल प्रेफरेंस के बेसिस पे होता है या रैंकिंग के बेसिस पे होता है। बस मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, आपको भूख लगी है, आप 2 रोटी खा लो या 1 प्लेट चावल खा लो, 2 रोटी या 1 प्लेट चावल दोनों से सेटिस्फेक्शन बराबर होगी। अगर आप इनके पीसेस काउंट करने लगो, नंबर्स में आप बात करो तो नंबर्स में रोटी के 2 पीस हैं तो चावल के इनफाइनाइट हो जाएंगे, आप उसे गिन नहीं सकते। तो नंबर्स में यहाँ पे बात ही नहीं होगी, यहाँ पे नंबर्स की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे ऑर्डिनल प्रेफरेंस होगा। जैसे हम आम खाना ज्यादा पसंद करते हैं, केला खाना कम पसंद करते हैं, तो आपको आम को ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी और केले को कम प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो ऑर्डिनल प्रेफरेंस के बेसिस पे यहाँ पे जो भी होगा वो सब कुछ ऑर्डिनल प्रेफरेंस के बेसिस पे होगा, ऑर्डिनल प्रेफरेंस के बेसिस पे होगा। अब इसमें होगा क्या, इंडिफरेंस कर्व एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, और कर्व बनाने के लिए एक शेड्यूल होगा। शेड्यूल अभी छोड़ देते हैं, पहले कर्व पे आ जाओ। इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब है, रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड which provide the same level of satisfaction।
मतलब दो गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई, जितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन का लेवल इक्वल होगा, या ये कह लो आप कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट होगा। इनडिफरेंट का मतलब होता है वो कंफ्यूज होगा कि वो कौन से कॉम्बिनेशन पे रहे, क्योंकि सभी कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन होगी बराबर। बात समझ आ गई? इंडिफरेंस कर्व refers to a graphical presentation of all combination of two possible of all possible combination of two goods which provide the same level of satisfaction। जहां से सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होगा, आपको सेम मिलेगा। वो क्या कॉम्बिनेशन होते हैं अभी हम कॉपी में बना के देखेंगे कॉम्बिनेशन को भी, अभी मैंने सिर्फ आपको मीनिंग बताया है। फिर आपका एक इंडिफरेंस शेड्यूल होगा इसमें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर होगा आपका एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं नोट्स पे एक बार दोबारा से। यहां देखो आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 में यह आपको दिखाई दे रहा है, इंडिफरेंस शेड्यूल। ये रहा आपका मीनिंग इंडिफरेंस शेड्यूल का। ये आपका एन इंडिफरेंस शेड्यूल इज द लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, द लिस्ट बीइंग सो मैनेज दैट अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू कॉम्बिनेशन प्रेफरिंग मोर ऑफ एनी अदर। लिस्ट इस तरीके से मैनेज होगी कि वो आपका कंफ्यूज होगा कंज्यूमर खुद कि उसे कौन से कॉम्बिनेशन पे रहना चाहिए, उसे कौन से कॉम्बिनेशन पे रहना चाहिए। कंज्यूमर जो है वो खुद आपका कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पर। तो इधर आप देखेंगे एक टेबल आपको खाली दिखाई दे रही है, टेबल अभी मैं आपको नोटबुक में बना के दिखाऊंगा, पहले आप कर्व पे आ जाओ सीधे। फिर आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये मैंने अभी बताया आपको, रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स among which the consumer is indifferent। indifference की जगह यहाँ पे indifferent होगा, ठीक है ना, ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पे, इधर इसकी जगह पे क्या होगा, indifferent, और which provides the same level of satisfaction। या तो आप ये कह लो कि वो कंज्यूमर indifferent है वहां पर, या जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम है, या जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या है, सेम है। तो सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा हर एक कॉम्बिनेशन पे। तो ये कर्व कैसा बनेगा, वो कर्व भी अभी हम देखते हैं। आज वो नोटबुक पे आ जाते हैं, पहले शेड्यूल और कर्व बना लेते हैं तभी समझ आएगा। पहले शेड्यूल और कर्व बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कुछ। देखो यहाँ पे इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस शेड्यूल किस तरीके से होगा आपका, जैसे मैं उसी हिसाब से जो मेरी बुकलेट में टेबल थी उसी के हिसाब से बना देता हूं आपका। एक कॉलम आप कॉम्बिनेशन का बना लें, कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दो गुड थे वहां पे, एक गुड एक्स, फिर आपका एक गुड वाई। मान लो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी। अभी हम आगे बढ़ा लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो इसका 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से आप। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो 20 20 लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो 12 12 आप यहाँ पे लिख लेते हैं। 12 के बाद आप यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो 7, आप यहाँ लिख लेते हैं 7। ये कैसे लिख रहा हूं मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे आ रहा है ये। 7 के बाद आप यहाँ पे मान लो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 5, 5 के बाद 4, यहाँ पे आप लिख लो 3। एक कॉम्बिनेशन और बना लो ई, यहाँ पे लिख लो आप 5 और यहाँ पे लिख लो आप 1। देखो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, आगे डिस्कस करेंगे। अभी एमआरएस का एक कॉन्सेप्ट आएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट आएगा अभी।
वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यूज हमने क्यों और कैसे ली हैं। अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना देखो, अगर इसका 1 यूनिट तो इसके 20 यूनिट, अगर इसका 1 यूनिट बढ़ाएं तो फिर इसके 12 यूनिट, अगर इसका 1 यूनिट और बढ़ाएं तो इसके 7 यूनिट, इसका 4 तो इसके 3, इसका 5 तो इसके 1। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, अभी सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। हमें अगर डायग्राम बनाना हो बिना पॉइंट प्लॉट किए, पहली बात तो गुड एक्स और गुड वाई में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो डाउनवर्ड कैसा होगा, सॉरी डायग्राम कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अब देखो स्लोप कैसी होगी, रेट ऑफ चेंज। आप देखो मैंने आपको पहले डायग्राम के तरीके बता रखे हैं, रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है। यहां देखो पहले ये 8 यूनिट से कम हुआ, फिर ये 5 यूनिट से कम हुआ, ये 4 यूनिट से कम हुआ, और फिर ये 2 यूनिट से कम हुआ। तो इसका घटने का जो रेट है वो घटता जा रहा है, ये डिमिनिशिंग रेट पे घट रहा है। ये कैसे रेट पे घट रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे। और जब कोई चीज डिमिनिशिंग रेट पे होती है तो वो कॉन्वेक्स शेप होती है। तो आईसी कर्व कॉन्वेक्स शेप होगा ऐसा, इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से होगा। अब आप चाहो तो इस पे कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहो तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो ये एक कॉम्बिनेशन होगा, ये होगा कॉम्बिनेशन ए। आप दूसरा कॉम्बिनेशन दिखाना चाहो तो मान लो ये एक कॉम्बिनेशन होगा, ये होगा कॉम्बिनेशन बी। ऐसे ही आप तीसरा कॉम्बिनेशन दिखाना चाहो तो मान लो ये एक कॉम्बिनेशन होगा, ये होगा कॉम्बिनेशन सी। तो ये कर्व कैसा होगा, कॉन्वेक्स शेप होगा। कॉन्वेक्स क्यों होगा ये अभी बाद में पता लगेगा, ये अभी पता नहीं लगेगा, थोड़ा सा आगे पता लगेगा। ये अभी आप इतना बना लो, ये लिख लो। और ये देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, नोट्स में भी यहाँ से पढ़ा था हमने, ये मीनिंग लिखा हुआ है शेड्यूल का। शेड्यूल में ये शेड्यूल यहाँ बना देंगे, और फिर ये कर्व का मीनिंग लिखा हुआ है, कर्व यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कॉपी कर लो पहले। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। ये इंडिफरेंस शेड्यूल और ये कर्व हमने पॉइंट प्लॉट करके नहीं बनाए, आप घर पे पॉइंट प्लॉट करके बनाना, ऐसा ही बनेगा कर्व, कॉन्वेक्स शेप ही बनेगा, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज पे ही डिपेंड करता है। आप याद करो पीपीसी कैसा बनता था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव होता था। क्यों होता था कॉनकेव, इंक्रीजिंग रेट पे होता था एमओसी वहां पर, इंक्रीजिंग रेट, तो रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग होता था इसलिए कॉनकेव होता था। रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग है तो कॉन्वेक्स है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो मैं यहीं से दिखा देता हूँ, वहां पे क्या जाए हमने, ये कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, ये आपका इंडिफरेंस कर्व, इसके बाद कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 3 मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस को हम समझते हैं, इधर आ जाओ। मान लो आपके पास दो अलग अलग बंडल हैं, एक है बंडल 1। बंडल 1 में एक्स कॉमोडिटी के हैं 8 यूनिट और वाई के हैं 7 यूनिट, ये एक बंडल है। फिर आपके पास है बंडल 2, इसमें आपके पास एक्स कॉमोडिटी के हैं 8 यूनिट और वाई कॉमोडिटी के हैं आपके पास 8 यूनिट। मुझे बताओ बंडल 1 और बंडल 2 में से कौन सा बंडल आप सेलेक्ट करोगे, बंडल 1 सेलेक्ट करोगे या बंडल 2 सेलेक्ट करोगे? जल्दी बताओ, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही मेरी? बोलो फिर, आ रही है आवाज तो। अगर कौन सा बंडल सेलेक्ट करोगे, बंडल 1 या बंडल 2? अरे भाई आप एक रेशनल कंज्यूमर हो, आप एक समझदार कंज्यूमर हो। अगर आप एक समझदार कंज्यूमर हो तो आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन देखोगे। तो आप क्या करना, जब भी कभी कंफ्यूजन हो ना मोनोटोनिक प्रेफरेंस के क्वेश्चन में, तो टोटल करके देख लेना। यहाँ पे आपको टोटल मिलेंगे 15 यूनिट और यहाँ पे आपको टोटल मिलेंगे 16 यूनिट। तो यहाँ ज्यादा यूनिट है तो यहाँ पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम इस वाले बंडल को सेलेक्ट करेंगे। या एक दूसरे तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है टेक्निकल फॉर्म में, एटलीस्ट वन कॉमोडिटी तो सेम हो, तो एक तो बराबर है और दूसरा वाला ज्यादा है। दूसरा वाला एक्स के यूनिट दोनों में बराबर हैं, वाई का यूनिट बंडल 2 में ज्यादा है, तो ये सेलेक्ट होगा एज पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कुछ भी नहीं है, जहां पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन वो वाला बंडल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट मीन दैट रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर
more of a commodity as it gives him higher level of satisfaction, क्योंकि उसको ज्यादा satisfaction मिलती है. For example, a consumer preference are monotonic only when between any two bundle he prefer the bundle which has, ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, which has more of at least one of the goods, कोई एक गुड्स कम से कम ज्यादा हो, एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड्स एज कंपेयर टू द अदर बंडल. आप इसको कंपेयर करो अपने एग्जांपल से. y, इसमें y और इसमें y का यूनिट इसमें एक ज्यादा है और x का नो लेस अदर का मतलब x के दोनों में बराबर है. तो मैंने सिंपल सा लॉजिक बता दिया, प्लस कर लिया करो आप. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस आपका यही होता है. मोनोटोनिक प्रेफरेंस आपका यही होता है. और इसके बाद आपका है इंडिफरेंस मैप. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये. इंडिफरेंस मैप कुछ भी नहीं है, जब आप एक ही ग्राफ पे कई सारे इंडिफरेंस कर्व बना लो. ये लो एक ग्राफ पेपर पे, ये रहा एक ग्राफ पेपर तो नहीं है, नॉर्मल पेपर है, मतलब ये एक्सिस बना दी है हमने, और इस पे एक से ज्यादा आईसी कर्व, IC1, IC2, IC3, ये मान लो IC1, IC2 और IC3. तो इसको ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं. इंडिफरेंस मैप का मतलब ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो ये देखो आप यहाँ पे, ये रहा इसका मीनिंग लिखा हुआ. आप रेफर्स टू द फैमिली और ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, रेफर्स टू द फैमिली और ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवरऑल द बंडल ऑफ द टू गुड्स. तो ये डायग्राम यही बना देना, IC1, IC2, IC3. ठीक. तो यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे. इंडिफरेंस कर्व क्या है? रेफर्स टू, देखो आप इंडिफरेंस कर्व मैंने बताया था यहाँ पे, ये रहा, रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. शेड्यूल क्या है ये भी हमें पता है. लिस्ट इस तरीके से हो कि कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाए अलग अलग कॉम्बिनेशन के बीच में. मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी हमने देख लिया, इंडिफरेंस मैप भी हमने देख लिया. अब यहां से मेन शुरू होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यहां से मेन आपका स्टार्ट होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से. देखो इसको समझते हैं. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, शॉर्ट में इसको हम MRS कहते हैं. जिस रेट पर सैक्रिफाइस होता है, जिस रेट पर सैक्रिफाइस होता है उस रेट को MRS कहते हैं. तो ये इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वन कॉमोडिटी. ये देखो, इट इज द रेट at which consumer is willing to sacrifice one commodity for an extra unit of another commodity. दूसरी कॉमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए पहली वाली कॉमोडिटी के जितने यूनिट सैक्रिफाइस करे जाते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स टोटल सेटिस्फेक्शन, मतलब उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको MRS कहते हैं. जैसे अभी मैंने एक टेबल बनाई थी, मैं दोबारा बनाता हूं, पहले फॉर्मूले देखो आप. अगर हम MRS XY इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे ध्यान देना, ये ऐसे एरो बनाना. XY लिखने का मतलब है यहाँ पे y के यूनिट में लॉस्ट होगा और x में गेन होगा. तो इक्वेशन बनेगी लॉस ऑफ y. कितने यूनिट y के हमें लॉस करने पड़ेंगे? x की एक यूनिट गेन करने के लिए, गेन ऑफ x की एक यूनिट गेन करने के लिए. अगर हम इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख दें, MRS YX, y पहले और x बाद में, तो इसका मतलब होगा आपका x के कितने यूनिट लॉस करने पड़ेंगे? लॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई गेन ऑफ y, गेन ऑफ y. ठीक है आपका. अब हम वही टेबल बना के एक बार दोबारा MRS की कैलकुलेशन देखते हैं कि किस तरीके से MRS कैलकुलेट होगा. एक बार हम MRS की कैलकुलेशन देखते हैं, तभी हमें ज्यादा क्लियर होगी. ठीक है, देखो बना लेते हैं टेबल, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं. कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बाद एक गुड X बना लेते हैं. गुड X के बाद एक कॉलम बना लेते हैं गुड Y का.
गुड वाई के बाद हम एक कॉलम बना लेते हैं MRS। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी। अगर एक और जरूरत पड़ेगी तो एक और बना लेंगे नीचे। ये मान लो 1 2 3 4 बना लेते हैं, एक ई तक बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन ई। ई में ले लेते हैं 5। इस बार थोड़े नंबर चेंज करके ले लेते हैं, पिछली बार 20 लिया था, इस बार 15 ले लेते हैं। मान लो 15 के बाद ले लेते हैं 10, 10 के बाद ले लेते हैं 6, 6 के बाद 3 और फिर 1। तो अब जरा MRS निकालेंगे। जब MRS निकालते हैं, जब भी हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो पहला डैश होता है हमेशा। अब इसमें और इसमें y में कितना लॉस्ट हो रहा है? 5 यूनिट का। तो इसको लिखेंगे 5x, x है ना ये, तो इसको लिखेंगे 5x रेशियो इसमें कितना गेन हो रहा है? 1y। आप x और y नहीं भी लिखोगे तो भी समझने वाला समझ जाएगा। 5:1 ये x है, ठीक है ना। फिर इसमें कितना लॉस्ट हो रहा है? 4। तो 4x रेशियो 1y, इसमें 1 का गेन हो रहा है। फिर 6 से 3 हो रहा है तो इसमें कितना लॉस्ट हो रहा है? 3x। और y में कितना गेन हो रहा है? 1y। फिर इसमें कितना लॉस्ट हो रहा है? 2x। और y में कितना गेन हो रहा है? 1y। इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है सेक्रीफाइस। पहले 5 यूनिट सेक्रीफाइस करे हमने इसके 1 यूनिट ज्यादा गेन करने के लिए, फिर इसके हमने 4 यूनिट सेक्रीफाइस करे 1 यूनिट ज्यादा गेन करने के लिए, फिर 3 यूनिट सेक्रीफाइस करे, फिर 2 यूनिट सेक्रीफाइस करे। सेक्रीफाइसिंग का रेट बच्चों गिरता जाता है। इसका कारण सीधा सीधा है लॉ ऑफ DMU। जब आप इसका कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे, जब आप इसका कंजम्पशन बढ़ाओगे तो यहाँ पे लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो जाएगा, और लॉ ऑफ DMU की वजह से इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन घटने लगेगी। और जब इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन घटने लगेगी तो हम इसके ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम इसके कम से कम यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे। तो पहले 5, फिर 4, फिर 2, फिर 3, मतलब फिर 3 और फिर 2। तो ये डिमिनिशिंग रेट होने की वजह से ही ये डायग्राम हमारा ऐसा बना था, कॉन्वेक्स शेप। ये डायग्राम हमारा कैसा बना था? कॉन्वेक्स शेप, ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। कोई पूछ ले अगर कि आईसी कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, तो उसे बता देना ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS, क्योंकि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग रेट का होता है, इसलिए हमारा आईसी कर्व जो है वो कॉन्वेक्स शेप होता है। बात समझ आ गई? आईसी कर्व हमारा कॉन्वेक्स शेप होता है, ठीक है। अब देखो, क्या आईसी कर्व और भी शेप के हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। आईसी कर्व और भी शेप के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो, अगर आपका डिमिनिशिंग ट्रेंड होगा, MRS का डिमिनिशिंग ट्रेंड होगा, तो डिमिनिशिंग ट्रेंड पे तो आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। आप देखें यहाँ पे, डिमिनिशिंग ट्रेंड होगा तो आपका कॉन्वेक्स बनेगा इंडिफरेंस कर्व। अगर आपका MRS का इंक्रीजिंग ट्रेंड हो जाए, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, वो अगेंस्ट है लॉ ऑफ DMU के, लेकिन फिर भी अगर हो जाए मान लो, तो आईसी कर्व कॉनकेव बनेगा। और अगर आपका MRS कांस्टेंट ट्रेंड का हो, कांस्टेंट मतलब जैसे कि 4 1 4 1 4 1 4 1, या 3 1 3 1 3 1 3 1, या 2 1 2 1 2 1 2 1, सब में सेम आ जाए, तो फिर आपका आईसी कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये 3 तरीके की आईसी की शेप हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है ऐसी। तो ये बातें मेरी बुक में यहाँ लिखी हुई हैं, आप देखें यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये टेबल आपने बनाई होगी, ये देखो, ये टेबल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये रहा MRS का मीनिंग लिखा हुआ है, ये आपका MRS का मीनिंग दिख रहा है सबको यहाँ पे। ये रहा आपका MRS का मीनिंग लिखा हुआ है। मीनिंग के बाद आपके 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो मैंने लिखे, फिर ये शेड्यूल बना हुआ है। ये शेड्यूल यहाँ फिल हो जाएगा, फिर आपके 3 नोट लिखे हुए हैं। MRS अगर डिमिनिशिंग ट्रेंड होगा तो कॉन्वेक्स शेप होगा, ये देखो कॉन्वेक्स होगा, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप बन जाएगा। अगर आपका MRS इंक्रीजिंग ट्रेंड का होगा तो कॉनकेव शेप होगा, जो मैंने पीछे बनाया है। और अगर आपका MRS कांस्टेंट ट्रेंड का होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये 3 डायग्राम ऐसे होंगे, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करो, फिर देखते हैं आगे करना है या नहीं।
हो गया यहां तक सबका? हटा देते हैं इसको। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं अभी हमने क्या क्या डिस्कस करा है। एमआरएस तक हो गया हमारा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और यही इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इस चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर एमआरएस पे ही टिका हुआ है, इस पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसे हम एमआरएस कहते हैं। कहाँ गया ये रहा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये रहा, अभी हमने इसको डिस्कस करा था, ये मीनिंग लिखा हुआ है, फॉर्मूला, फिर ये शेड्यूल हमने बना लिया नोटबुक में अपने, और ये 3 नोट हमने डिस्कस करे। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज से पहले ना एक टॉपिक यहाँ पे मिस है मेरे नोट्स में, मैं उसको समझा दे रहा हूँ, आप लोग बस सुन लो मेरी बात ध्यान से कि वो कौन सा टॉपिक है जो यहाँ पे मिस है हमारा। ठीक है, एक आपका एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगा, एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक होगा आपका एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कुछ एजम्पशंस होंगी, वो एजम्पशंस मैं बता देता हूं। पहली एजम्पशन है आपकी टू कमोडिटी, आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख लो कॉपी में। पहली एजम्पशन होगी आपकी टू कमोडिटीज, मतलब यहाँ पे 2 कमोडिटीज होंगी। तो इट इज एज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, होल ऑफ विच इज टू बी स्पेंट ऑन 2 गुड्स। उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होगा और वो सारा का सारा पैसा 2 गुड्स पे वो खर्च करेगा। तो 2 कमोडिटी होंगी, पहली एजम्पशन। उसके बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का कोई पॉइंट नहीं होगा इस पे, नो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन नहीं होगा, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर यहां पर हमेशा ट्राई करेगा दोनों गुड्स से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने की, मतलब वो इंडिफरेंस कर्व के हमेशा हायर पॉइंट पे रहने की कोशिश करेगा। तो कभी भी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन यहां पर नहीं मिलेगा हमें, जिसको मैक्सिमम टीयू कहते थे हम कार्डिनल अप्रोच में। एक होता था ना मैक्सिमम टीयू, उसको पॉइंट ऑफ सैचिटी कहते थे, STAITIY, और उसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते थे, या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट कहते थे। तो यहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तीसरी एजम्पशन है ऑर्डिनल यूटिलिटी, प्रेफरेंस बेसिस होगा, रैंकिंग बेस होगा, कार्डिनल बेस नहीं होगा, रैंकिंग बेस्ड होगा, कार्डिनल बेस्ड नहीं होगा। फिर आपका है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एजम्पशन होगी कि मार्जिनल रेट ऑफ हमेशा डिमिनिश होगा, ना तो वो बढ़ेगा ना वो कांस्टेंट होगा, एमआरएस ऑलवेज होगा डिमिनिश, ये एजम्पशन यहाँ पे मान ली जाएगी। कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसका मतलब क्या हुआ, जो आईसी कर्व है वो ओरिजिन के कॉन्वेक्स होगा। फिर आपका रेशनल कंज्यूमर, ये सबसे मेन बात है, जो कंज्यूमर है उसको आप मान लोगे कि वो रेशनल है। रेशनल का मतलब होता है बच्चों समझदार, आप समझदार हो, मतलब समझदार कंज्यूमर, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, उसके जो मोटिव है वो सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना हो, तभी वो रेशनल कंज्यूमर माना जाएगा। तो कंज्यूमर क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये एजम्पशन मेरे नोट्स में नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बता दी है। यहाँ पे ये एजम्पशन मेरे नोट्स में नहीं है, मेरे नोट्स में आपको सीधा प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं इंडिफरेंस कर्व की। ये प्रॉपर्टीज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, या तो ठीक है ना, अभी या तो मैं बता दूं अभी इनको, फिर बजट लाइन शुरू करेंगे। बजट लाइन होगा तो फिर शिफ्टिंग भी होगा, ये हो नहीं पाएगा एक साथ पूरा 2 क्लास में। देखो वैसे प्रॉपर्टीज हो जाएगा, अभी पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ खास ज्यादा है नहीं। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपका और ओरिजिन के कॉन्वेक्स होगा। पहली प्रॉपर्टीज आपका, ये मैं बता दिया आपको मैंने अभी, कॉन्वेक्स क्यों होगा, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। ये आप एक बार इसको पूरा पढ़ लेना, अगर 3-4 नंबर में आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो हमने बनाया था कर्व डाउनवर्ड था लेफ्ट से राइट। डाउनवर्ड स्लोप रीजन, डाउनवर्ड होने के पीछे का कारण क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरे का घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बराबर रखना है। तो अगर हम एक का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो हमें दूसरे का घटाना पड़ेगा। तो इनवर्स रिलेशन होने की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम आएगा। 2 प्रॉपर्टीज
तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा, सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना ज्यादा होगा। क्यों होगा उतना ज्यादा? ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हमने पढ़ा था हायर इंडिफरेंस कर्व पे ज्यादा बंडल, ज्यादा गुड्स के आइटम्स होंगे, गुड्स के जो नंबर होंगे वो ज्यादा होंगे, तो उस वजह से जो सेटिस्फेक्शन होगी वो हायर वाले पे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लिखा है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर आपका इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि दो आईसी कर्व हमेशा अलग अलग सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं। कभी भी सेटिस्फेक्शन दो आईसी कर्व का सेम नहीं हो सकता, तो कभी एक दूसरे को पॉइंट पर नहीं काटेंगे। और एक लास्ट वाला है जिसमें सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखी हुई है, नीड नॉट टू बी पैरेलल ईच अदर। पैरेलल होना जरूरी नहीं है। आओ एक बार इसको पढ़ भी ले, अंदर से टाइम है अभी हमारे पास। जैसे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, दिस मीन दैट आईसी, कॉन्वेक्स का मतलब होता है रिलेटिवली स्टीपर, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड पोर्शन से टेंड कर देता है रिलेटिवली फ्लैटर, इसको आप कॉन्वेक्स कहते हैं। रीजन क्या है? डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रीजन क्या है इसका? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट मींस, इसका क्या मतलब है? कंज्यूमर सैक्रिफाइस लेस एंड लेस ऑफ गुड वाई फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। यही बताया था अभी मैंने कि एक्स की हर एक एडिशनल यूनिट के लिए कंज्यूमर कम से कम सैक्रिफाइस करेगा। The convexity of an IC means that the two commodities can substitute each other but are not perfect substitute। लेकिन ये perfect substitute नहीं होंगे, substitute तो होंगे लेकिन perfect substitute नहीं होंगे। If IC were concave to the origin, it would mean increasing MRS. This is against the assumption of diminishing MRS। अगर IC concave होगा तो concave कब होगा? जब MRS increasing होगा, और MRS increasing नहीं हो सकता क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है, ये लॉ के अगेंस्ट है। और फिर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सिमिलरली IC cannot be straight line as it would mean that MRS remain constant for perfect substitute। और ये perfect substitute के केस में ही होता है। constant कहाँ होता है? perfect substitute के केस में। और यहाँ पे गुड्स perfect substitute नहीं होते, ये मैंने अभी ऊपर लिखा था, ये अंडरलाइन करा है, not perfect substitute। तो बात समझ आ गई। आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। क्यों होता है? अगर एक नंबर में आ जाए तो ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, और अगर एक से ज्यादा नंबर में आ जाए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में, तो ये पूरा जो लिखा हुआ है ये आप लिख के आ जाए। फिर डाउनवर्ड स्लोप क्यों है? दिस मींस दैट इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब है डाउनवर्ड स्लोप का मतलब है नेगेटिव स्लोप। इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। फिर आपका रीजन दे रखा है क्यों है, इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना चाहते हो तो आपको एक गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाने पे दूसरे वाले को घटाना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो फिर आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम नहीं रहेगा। फिर आपका हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका भी रीजन देख लो। रीजन, दिस इज बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑन हायर आईसी कंटेन मोर क्वांटिटी ऑफ ईदर ऑफ गुड एक्स और वाई विदाउट हैविंग लेस ऑफ अदर। ये कह रहे हैं कि एक यूनिट का जो है वो ज्यादा रहता है वहां पर। तो रीजन इसका सीधा सीधा मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। सीधा सीधा रीजन है इसका डायरेक्ट मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्योंकि जो हायर आईसी होगा उस पर किसी एक गुड्स का ज्यादा क्वांटिटी होगा, या दोनों गुड्स का भी ज्यादा हो सकता है। तो हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देन फिर आपका इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इट मींस दैट ओनली वन आईसी विल पास थ्रू अ पॉइंट इन द इंडिफरेंस मैप। ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट से एक ही आईसी पास हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, वन कॉम्बिनेशन कैन लाई ओनली वन आईसी। एक ही कॉम्बिनेशन लाई कर सकता है। हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड लोअर आईसी रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ये एक दूसरे को काटेंगे, इट वुड लीड इलॉजिकल रिजल्ट। तो यहाँ से जो रिजल्ट होगा वो इलॉजिकल हो जाएगा आपका। देन फिर लास्ट में है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के पैरेलल होना जरूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा। ये 4 प्रॉपर्टीज आप लोग लर्न कर लेना अच्छे से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें वाले के तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग है। क्योंकि इसके बाद फिर हमारा अगर कुछ रह जाएगा तो फिर यहाँ से शुरू होगा बजट लाइन से, कॉन्सेप्ट 7, कॉन्सेप्ट 8 और कॉन्सेप्ट 9, 3 कॉन्सेप्ट और हैं। फिर ये पार्ट बी भी कंप्लीट है, फिर डिमांड है इसके बाद, ठीक है ना। 3 कॉन्सेप्ट के बाद फिर आपका सीधा डिमांड ही होगा, उसके बाद और कुछ भी नहीं है। एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक इसको हटा दें। एक मिनट, ये लो। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मीटिंग बंद हो जाएगी 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद। तो 4-5 चीजें पढ़ी हैं। इंडिफरेंस कर्व डिस्कस किया है, इंडिफरेंस शेड्यूल, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है,
और उसका टेबल शेड्यूल कैसे बनता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी दोबारा बता देता हूं मैं एक बार। 4 प्रॉपर्टी मेन है। एक तो आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के कॉन्वेक्स होगा ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। फिर उसके बाद आईसी की जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेंटेन करने के लिए आपको अगर एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा होगा तो दूसरे का घटाना पड़ेगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना है हर पॉइंट पे। फिर तीसरा आपका है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और फिर चौथा था आपका इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एंड नीड नॉट टू बी पैरेलल ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है यहाँ तक। तो फिर बाकी हम करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बंद करते हैं इसको।